हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून आप सभी को। वेलकम टू फिल फॉर्म। तो सभी लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। और नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दिन बहुत अच्छे अच्छे बीते। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए ताकि हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करें। शुभकामनाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। और जो लोग भी ज्वाइन होते जाएं अपना नाम चैट बॉक्स में डालते जाएं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सब लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ कनेक्ट होते जाइए ताकि हम आज की क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। तो सभी लोग का वेलकम है फिल द फॉर्म पे। मैं रितु, सीटीपी टीचर। और आज भी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए और अपना नाम भी चैट बॉक्स में डालते जाइए। हेलो आशुतोष जी, कल आप क्लास में नहीं थे। गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपकी प्रेजेंस क्लास में नहीं देखी थी, यस्टरडे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोला आपको मैंने। और लोग का भी थोड़ा 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग हमारे साथ आ जाएं। हाँ हाँ, मैंने आपको गुड आफ्टरनून बोला और कल मैंने आपको क्लास में नहीं देखा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास लेट नहीं करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। आप लोग को बहुत सारे मैंने करा भी दिए हैं टॉपिक। और जैसा कि ये टॉपिक होने के बाद मैं एमसीक्यू कराने वाली हूँ व्हाट्सएप पे। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? टेलीग्राम पे मेरा रोज का लिंक जाता है कि मेरी क्लासेस 3 PM पर हैं। ओके, कल से मैं थोड़ा पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल हमारा यूज उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम आपका दिया होगा फिल फॉर्म का। तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू है कि नहीं। हाँ हाँ, क्लासेस ये आपकी सीरियल वाइज ही हो रही हैं अभी। लगभग मैंने आपको 17 या 18 टॉपिक्स करा दिए हैं। कल हम लोगों ने लर्निंग पढ़ा था। लर्निंग के भी काफी टॉपिक मैंने लर्निंग का करा दिया है। और आज जो बेसिस आपसे उससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरीज वाले, वो वाला पार्ट में आज कराऊंगी। क्लासेस सीरियल वाइज ही चल रहे हैं आशुतोष जी। मेरी क्लासेस आपकी 1 सितंबर से चल रही हैं। और मैंने जो स्टार्ट किया था क्लास, ये फर्स्ट आपका डेवलपमेंट से ही स्टार्ट किया था, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया था। तो अगर आपने क्लासेस वो नहीं देखी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे क्लासेस की लिंक दी हुई हैं, आप उन क्लासेस को जाके देख सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आप जो देख रहे हैं हमारा सी टेट का जो नया है वर्क, वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे टीम मेंबर सारे यहाँ पे आपके लिए तैयार हो गए हैं सब क्लासेस के लिए। तो जो लोग भी अभी ज्वाइन
हुए हैं वो जल्दी जल्दी फिल द फॉर्म को ज्वाइन कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट है, आप वहाँ पे भी जाके उसको ज्वाइन करिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो सब्जेक्ट से क्यूरी हो आप वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे जो हमारी सीटेट और एसटेट की तैयारी है ये 2022 के लिए। इसमें जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ये 9 AM से स्टार्ट होकर रात के 10 PM तक हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हमारी हो रही हैं ये 9 AM से आपकी स्टार्ट हो रही है सोशल स्टडी की, 10 AM पे मैथ्स की है और 1 PM पे इंग्लिश की मिल रही है, और 3 PM पे आपकी CDP मिल रही है। ठीक है, CDP क्लासेस मैं ले रही हूँ रितु, और 6 PM पे आपकी सोनाली मैम क्लासेस ले रही हैं EVS की, और आरती मैम आपकी हिंदी की क्लास लेती हैं रात में 10 बजे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस हैं और बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं ये आपके लिए। तो जल्दी जल्दी फिल द फॉर्म पे आप लोग ज्वाइन होइए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए। तो ये जो तैयारी हमारी सीटेट के लिए है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये CDP हमारा दोनों पेपर में आता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर में आता है। तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा, आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, हर टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का। आज की थ्योरी पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने पढ़ा था कि अधिगम क्या है, यानी लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, ये किस तरह से हमारे अंदर चेंजेस करता है, इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सीखने में वक्र को पढ़ा था हमने, सीखने के जो वक्र होते हैं उनको पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा। कल चीजें हमने अधिगम के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया, तो वो पढ़ लिया। इसके बाद अधिगम के बेसिस पे जिन लोगों ने थ्योरी दिया था वो व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद और आधुनिक क्षेत्र वालों ने दिया। तो सबसे पहले हम व्यवहारवाद में अगर पढ़ते हैं तो थॉर्नडाइक जी को पढ़ेंगे, पावलोव जी को पढ़ेंगे और स्किनर। इन लोगों की जो थ्योरी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों से ही आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कल हमने क्या पढ़ा। उसी के आगे पे आज हम सबसे पहले थॉर्नडाइक जी को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक जी क्या थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये व्यवहारवाद जैसे स्कूल अलग अलग हुए थे हमारे, व्यवहारवाद थे, संरचनावाद थे, उनमें से व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक जी आते हैं, जिन्होंने अधिगम को व्यवहार के क्षेत्र में, यानी सीखने की क्रिया क्या होती है, व्यवहारिक होती है, और इन्होंने जो अध्ययन किया था किस पे किया था, मानव और पशुओं पे किया था। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है अगस्त में 31 1874 है, और ये डाइड हुए थे 9 1949 में। ठीक है, इन्होंने जो अध्ययन मैंने बताया कि एनिमल बिहेवियर एंड द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम की प्रक्रिया पे मेन थ्योरी जो अपनी दी थी। और इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं, कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद भी कहते हैं, जो कि उद्दीपक यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया और हमारे रिस्पॉन्स के बीच को संबंधित करता है, इसीलिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद भी कहा जाता है। और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी आगे मैं बताती हूँ कि थॉर्नडाइक ने उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत सीखने के क्षेत्र में बहुत बड़ा, इनका मतलब लर्निंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इनको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं ना, कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी ने सबसे बड़ा कार्य किया है वो कार्य किया है थॉर्नडाइक जी ने। तो थॉर्नडाइक जी का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है वो बहुत ज्यादा है। तो आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि यह सिद्धांत उन्होंने 2013 में प्रतिपादित किया था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। तो बुक का भी नाम याद रखिएगा, और सन किस सन में किया था इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हैं जो आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि यही पॉइंट्स जो होते हैं ये हमारे एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का मानना था कि हर प्रतिक्रिया के पीछे कुछ उत्तेजना होती है, यानी हम जो भी रिस्पॉन्स करते हैं उसके पीछे एक स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस के प्रभाव से हम किसी कार्य को करते हैं, और इन दोनों के मध्य क्रिया बनती है, यानी सहचार्य होता है, वही हमारा होता है
उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध बनता है। तो इनके थ्योरीज के कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। परीक्षण यहाँ पे गलत है, हिंदी मीनिंग कभी उसको कन्वर्ट करते हुए गलत हो जाती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। बॉन्ड थ्योरी, जो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में जो रिलेशन बनता है वो बॉन्ड होता है, इसलिए इनके सिद्धांत को हम बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, संबंधवाद। एसआर थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, तो इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इनके नाम्स कभी कभी कोई भी एक नाम करके पूछता है, सीटेट में या अदर सीटेट का बात इसमें भी पूछता है, और जो अदर टेट्स भी होते हैं उसमें आपके ये नाम से पूछते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये सब थ्योरी किसी और की है। तो ये इनकी थ्योरीज के नाम हैं। संयोजन का सिद्धांत भी होता है, थ्योरी ऑफ कंजंक्शन। तो ये थ्योरी के नाम भी सब जितने हैं थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत के नियम है। इनके जो बेसिस थ्योरी का है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी एसआर थ्योरी भी कहा जाता है इनके सिद्धांत को। क्लियर है यहाँ तक? फिर बात करते हैं इनके आगे की, कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो बेसिकली किस पे दिया था, कि कोई भी स्टिमुलस होता है या उद्दीपक होता है, व्यक्ति उस स्टिमुलस के प्रति अपना व्यवहार करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसके द्वारा वो कुछ सीखता है, और इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है वही हमारा क्या होता है, सीखना होता है, अधिगम होता है। क्लियर है यहाँ तक बात आप लोगों को? एक बार आप लोग कंफर्म भी करते चलिए कि यहाँ तक क्लियर है। तो फिर मैं उनकी जो उन्होंने जो थ्योरी अपनी दी थी, इस पर मेन उन्होंने बिल्ली और चूहों पे किया था प्रयोग, जो उनका सबसे फेमस प्रयोग हुआ था, जिससे ज्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो बनते हैं वो आपके बिल्ली वाले ही प्रयोग को पूछते हैं। जो उन्होंने पजल बॉक्स एक बनाया था, उस पे एक प्रयोग किया था कि व्यक्ति क्यों सीखता है। तो वहां पे उन्होंने एक बिल्ली को लिया, इसको मैं पूरा आपको बता देती हूँ, कि बिल्ली को लिया, ये जो ये बॉक्स है, ये था पजल बॉक्स उनका। ठीक है, फिर इसके अंदर उन्होंने एक भूखी बिल्ली को रखा, और उस भूखी बिल्ली के सामने एक मांस का टुकड़ा यानी फिश को रखा, और उसको एक इस पिंजड़े में बंद कर दिया। तो बिल्ली का ये क्या होता है, ये स्टिमुलस, जो भोजन था उसका, वो स्टिमुलस का काम कर रहा था उसके लिए, और इस स्टिमुलस को देख के उसके प्रति जो प्रतिक्रिया कर रही थी बिल्ली, वो रिस्पॉन्स था उसका। तो वो तो एक, तो वो भूखी थी, और उसके बाद से उसके सामने भोजन रखा हुआ था। उस भोजन को पाने के लिए वो पिंजड़े में बहुत सारे उछल कूद करने लगी, कई तरीकों से उस पिंजड़े को खोलना चाहा। उस पिंजड़े की एक खास बात थी कि उसके अंदर एक लेवर बटन था, जिसको दबाने से वो पिंजड़ा खुल जाता था। बट बिल्ली को जब स्टार्टिंग में उस पिंजड़े में डाला गया तो उसने कई प्रयास किए, इधर उधर हाथ पैर मारे, सब कुछ किया, बट उसको क्या हुआ कि भोजन जो था उसे नहीं मिला। फिर उसी उछल कूद में उसका एक बार पैर क्या होता है, उस पिंजड़े में के जो लीवर बटन है, जो उस बटन पर है, उस पर दब जाता है, और पिंजड़ा खुल जाता है, और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। ऐसा उन्होंने फिर कई बार प्रयास किया, उस बिल्ली को कई बार उस पिंजड़े में बंद किया जब वो भूखी रहती थी। तो ऐसे प्रयास करते करते उसने देख लिया कि ये इस लीवर को दबाने से, जब उसने देखा कि कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही जिससे कुछ दब जा रहा है मुझसे और ये पिंजड़ा खुल जा रहा है, तो जो उसकी अनावश्यक क्रियाएं थी वो कम होने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया कि बिल्ली क्या हुई कि वो बटन दबाकर दरवाजे को खोलना सीख जाती थी, और भोजन को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो उसका सिद्धांत था वो क्या बेसिकली था, कि उसने जो भोजन जो उसके स्टिमुलस का काम कर रहा था, और उस स्टिमुलस को देखकर उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स किए, और एक समय ऐसा आया कि वो सीधे पिंजरे को खोलना सीख गई, और सीख के उसने अपना भोजन ग्रहण कर लिया। तो इसको ग्रहण करने के बाद क्या होता है, उसके बाद एक लर्निंग उसने सीख लिया कि हमें भोजन को कैसे प्राप्त करना है। तो इस सिद्धांत पे बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, स्टिमुलस है, यानी कोई लक्ष्य उसके पास हो। अगर कोई लक्ष्य, कोई टारगेट हमारे पास नहीं होता है तो हम उस कार्य को करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। तो कोई भी कार्य हमारा जो होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है।
अगर वो लक्ष्य हमारे सामने आगे तैयार होता है तो हम उस कार्य को इजीली फोकस करके कर पाते हैं। जैसे बिल्ली पिंजरा खोलने का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि वो भूखी थी और उसके सामने भोजन रखा था और उसे उसको पाना था। लक्ष्य पूर्ति में बाधा, अगर वो किसी भी चीज को हम इजीली पा जाएंगे तो हम प्रयास क्यों करेंगे? गुड आफ्टरनून प्रिया जी। थैंक यू सोनाली जी। तो मीन था कि लक्ष्य पूर्ति में अगर बाधा, अगर कोई भी चीज आप बच्चे के साथ हो या आपके साथ हो, कोई भी चीज अगर हमें इजीली मिल जाए, बैठे बिठाए मिल जाए, तो इंसान प्रयास करना छोड़ देगा, उस चीज को सीखना छोड़ देगा, क्योंकि वो उसे पहले से ही प्राप्त हो जा रही है, बिना बोले ही मिल जाती है। अगर बच्चे को भी हम कुछ सिखाना भी चाहें और उसके बदले उसका जो रिजल्ट हम बताएं नहीं कि ये क्या है, किस लिए होता है, क्यों करना है, तो वो बच्चा उस कार्य को क्यों करेगा? उसी तरह जैसे बिल्ली के उस चीज को पाने के लिए, अपने भोजन को पाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। उस प्रयास में अगर बाधा नहीं होती, अगर बिल्ली को डायरेक्ट कोई बड़ा सा होल रहता, वो उसमें से निकल के आराम से चीजें पा जाती, वो बटन को खोलना दबाना क्यों सीखती? तो किसी भी चीज को पाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए? बाधा, समस्या उत्पन्न करे, ताकि उसमें प्रयास हो, उसमें अच्छा प्रयास करके उस चीज को सीखा जा सके, और वो जो सीखेगा वो काफी बेटर तरीके से सीखेगा। ठीक है। तीसरी बात जो हम करते हैं, प्रयास या प्रयत्न, डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स ना। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने पे क्या होता है कि लक्ष्य प्राप्ति की अनिच्छा हो जाना, सीखना भी नहीं होता है, लेकिन सीखने में बाधा को दूर करने में बार बार प्रयास करने से क्या होता है, वो क्रिया हम सही करने लगते हैं। ठीक है ना, मतलब कई बार जब प्रयास करते करते वो उस चीज में हम सफल हो जाते हैं कि ये कार्य हमको किस तरह से करना है, हम उसके अभ्यासरत हो जाते हैं, उसको अभ्यास कर लेते हैं। फिर बात करते हैं सफल प्रयास या क्रिया द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना। और एक समय ऐसा आता है कि हम डायरेक्ट समझ आते हैं कि हमें किस प्रयास के द्वारा वो कार्य सफलता मिल जाएगी। जैसे बिल्ली ने इस प्रयोग में क्या किया, वो कई तरह की क्रियाएं करती है, लास्ट में उसे क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि बटन खोलने पे हमें ये जाता है और हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये उसका हो गया कि सफल प्रयास क्रिया द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक है, क्लियर है मेरी यहाँ तक बात आप सबको? तो इसके बेसिस पे इन्होंने जो अपना लर्निंग का नियम दिया था, आज हम उसको पढ़ेंगे। इन्होंने लर्निंग का जो नियम दिया था वो मुख्यतः क्या दिया? एक को बोलते हैं गौड़ नियम और दूसरे को बोलते हैं जो मेन उनका नियम था वो। ठीक है, तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो लर्निंग का नियम दिया था वो क्या था। ठीक है, तो पहला जो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि अभ्यास का नियम। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या इन्होंने बताया था? ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में इन्होंने जो बताया था, तो पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। जो मेन इन्होंने 3 नियम दिया था, इसके अलावा इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे। लॉ ऑफ रेडीनेस को पढ़ते हैं कि तत्परता का नियम। सबसे जरूरी, किसी कार्य को करने से पहले जो हमारी तत्परता होती है, हमारी इच्छा अगर होगी तो ही हम किसी कार्य को कर पाएंगे और उसको सही कर पाएंगे। अगर हम उस कार्य के लिए पहले ही अनिच्छा व्यक्त कर दे, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम उसके लिए तत्पर नहीं है, तो वो कार्य सीखना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर इच्छा, उस कार्य को करने के लिए तत्परता होनी आवश्यक है। यदि कोई कार्य हमें रुचिकर है, आनंददायक है, उसको करने से हमें आनंद मिलता है, हम उसके लिए तत्पर हैं, तो ही वो कार्य हम अच्छी तरीके से सीख पाएंगे ना। कैपेबिलिटी और एबिलिटी, यानी किसी कार्य करने की योग्यता और क्षमता होती है ये लर्नर की। ठीक है, तो जितना अच्छा उसका तत्पर होगा, जितने उसकी किस कार्य में करने में रुचि होगी, वो कार्य वो उतना अच्छा से करेगा। अगर हम किसी को फोर्सली काम करने के लिए बोलेंगे तो वो उस कार्य को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, जो एक हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। तो ये होता है हमारा तत्परता का नियम।
ठीक है, इसको कक्षा शिक्षण में कैसे यूज करेंगे? नए ज्ञान को प्रदान करने से पहले छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना होता है, यानी उनको पहले तत्पर करना कि तुमको ये कार्य करना है। अगर वो उस कार्य करने के लिए तैयार होगा तभी वो उस कार्य को कर पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा। अगर हम फोर्सली बच्चे को जबरदस्ती कार्य कराएंगे तो वो उसमें उसकी इच्छा नहीं है, कोई उसकी रुचि नहीं है, तो वो फिर वो उस कार्य को उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि जो बच्चा कार्य कर रहा है उसके लिए वो पूरी तरह से तत्पर हो। फिर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। ठीक है, तो अभ्यास के नियम की जो हम बात करते हैं उसके लिए क्या होता है कि जब किसी कार्य को हम बार बार अभ्यास से सीखते हैं, उस कार्य को करते हैं। गुड आफ्टरनून। आप लोग लेट हो रहे हैं क्लास के लिए, तो थोड़ा कोशिश किया करिए कि और जल्दी ज्वाइन हुआ, है ना? तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन होंगे क्लास में तो वो चीजें उतनी अच्छी होंगी, आपकी टॉपिक्स छूटेंगे नहीं। ठीक है ना? तो थोड़ा और टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाया करिए। ठीक है, अभ्यास। तो जैसा कि बोला ही गया कि अभ्यास करें, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, यानी हम जितना भी किसी कार्य का अभ्यास करेंगे वो कार्य उतने ही अच्छे तरीके से हम सीख लेंगे। जैसे बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए उस भोजन को पाने के लिए, तो उसने बहुत अभ्यास के बाद एक समय आया कि उसने उस बॉक्स को करना खोलना सीख लिया और अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। तो यही हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बताता है कि जितना हम अभ्यास करेंगे किसी चीज का, जितना हम मन लगा के किसी चीज को सीखेंगे, कोई कार्य को पहले ही हम हार मान के छोड़ दें, तो ये भी एक कहेंगे बैड इफेक्ट है। अगर हम किसी कार्य में कमजोर हैं, हम जितना ज्यादा उसका अभ्यास करेंगे तो वो कार्य हम उतनी इजीली सीख लेंगे। तो इसमें जो हमारे क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से जो हमारा स्टिमुलस है और जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके बीच जो संबंध होता है वो और दृढ़ हो जाता है। ठीक है, इसमें इसके अंदर अभ्यास के नियम के अंदर इन्होंने दो नियम और बताए। वो बताया था उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, यानी जिन चीजों को हम सीख लेते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, हम सफलतापूर्वक सीख लेते हैं, यानी बार बार दोहराने से वो चीजें हम इजीली सीख लेते हैं। जैसे एक बच्चे को कोई चीज पोएम हम लर्न कराते हैं, उसको बार बार हम रिपीट करवाते हैं, रिपीट करने से क्या होता है कि वो पोएम सीख जाता है। एक समय ऐसे ऐसे आता है कि बच्चा वो जल्दी सीख लेता है। ठीक है ना? इसके आधार पे हम करते हैं, जैसे साइकिल हम चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते एक समय ऐसा आता है कि हम टू व्हीलर भी चलाने लगते हैं, यानी बाइक मोटरसाइकिल जो भी हो हम उसको भी चलाने लगते हैं। फिर क्या होता है कि उसको चलाते चलाते हम कार भी चलाना सीख लेते हैं, यानी हर एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज को करते करते हम उस कार्य में और बेटर होने लगते हैं। टाइप करना सीखते हैं, टाइप करना नॉर्मली जब हम बैठते हैं, मैं भी लैपटॉप पे जब स्टार्टिंग बैठी तो मुझे टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, फिर ये मेरे प्रोसेस में, मेरे बिहेवियर में आ गया, मैंने कंटिन्यू इसको करते करते अब मेरी स्पीड अच्छी हो गई, यानी मैंने प्रयास के द्वारा इसको अच्छा कर लिया, है ना? और ये कहावत भी आप लोगों ने सुनी हुई होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, यानी अभ्यास करते करते ही हम किसी सफलता को प्राप्त करते हैं। अर्थात बार बार प्रयोग के द्वारा हम अभ्यास के द्वारा किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। और इसका एक उपयोग कहें कि जो लोग थोड़े से पीछे सीखते हैं, जो थोड़े लो लर्नर्स हैं या मंद बुद्धि हैं, तो उन्हें हम क्या कराते हैं, अभ्यास ही कराते हैं कि वो अभ्यास के माध्यम से चीजों को और अच्छी तरीके से सीख लें। यानी बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से, अभ्यास करने से वो क्या होता है, बच्चा सीख लेता है। और जब हम शिक्षक हैं क्लास में, ज्यादातर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो अभ्यास से ही हमें याद होती हैं। जैसे मैथ्स आपकी एक्सरसाइज हो गई, मैथ का हो गया, व्याकरण हो गया, तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, हमें अभ्यास की जरूरत होती है। हम जितना अभ्यास करेंगे वो चीजें हमें उतनी इजीली समझ में आएंगी। फिर हम कहते हैं अनुप्रयोग, यानी जिन चीजों को हम यूज करना छोड़ देते हैं, एक प्रयास के बाद हमने बंद कर दिया, उसको सीखना छोड़ दिया, तो वो क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हमारी मेमोरी से गायब हो जाती है, लॉस हो जाती है, हम उस चीजों को नहीं सीख पाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है। अभी आप लोगों ने देखिए, अभी आप लोगों में से कितने लोग को टेबल याद होगा?
मतलब अगर हम कह दे कि 20 तक टेबल पूरा आप लोग को लर्न है, 20 तो खैर याद ही होगा। अगर आप लोग से 17 18 का टेबल अगर मैं पूछूं तो क्या आप लोग को याद है? किसको किसको याद है टेबल? जो लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनका तो ठीक है, जो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं या अभी बताया, तो आप लोग में से बताइए किसको अभी तक पूरी टेबल याद है? जल्दी बताइए कि आप लोगों में से किसको अभी तक टेबल पूरी तरह से याद है। अगर आप इसको प्रयोग में करते रहे हैं, यूज करते रह रहे होंगे तो याद होगा, लेकिन एक टाइम आता है, याद है यानी आपको। ओके ओके, तो याद है टेबल। ये आप प्रैक्टिस में है इसलिए याद है, या आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया इसलिए याद है? आपने उसका अभ्यास कर रहे होंगे, आपके दिमाग में वो है। एक चीज होती है कि हमें पढ़ाते पढ़ाते, रोज एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, और उसका अभ्यास होता रहता है, हमेशा होता रहता है। बड़े लोगों के लिए नहीं, पर स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें, अभी मेरे भी दो अभी छोटे छोटे बेटे हैं, लेकिन उन्हें मैं रोज याद कराती हूँ। 2 दिन तो अच्छे से लर्न कराया, बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। अगर मैं वो 10 दिन के लिए छोड़ देती हूँ तो वो फिर से भूल जाते हैं, यानी उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया। यानी जब किसी चीज का अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग से, हाँ, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में है इसलिए याद है। अगर ट्रूली बात कहा जाए तो मेरे को भी अब याद अब रहने लगा, क्योंकि अभी मैं बच्चों को पढ़ाने लगी, हर चीज देखने लगी, तो अब नहीं भूलती। लेकिन एक समय था जब मैंने इसका अभ्यास करना छोड़ दिया तो मेरे भी दिमाग से ये लॉस हो गया, और हमने शॉर्ट ट्रिक समझ लिया। आप लोग भी जान रहे होंगे कि इसके शॉर्ट ट्रिक बहुत हैं। टेबल नहीं याद है तो क्या करना है ना? तो ये सब चीजें हैं। तो ये होता है हमारा उपयोग, जिसको हम अपने उपयोग में ले रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं और वो याद रहती है। और जिन चीजों का हम प्रयोग करना छोड़ देते हैं, वो चीजें क्या होती हैं, वो हमारे दिमाग से चली जाती हैं, है ना? वो उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत दो हमारा हमने पढ़ा, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। और सबसे बड़ी क्या होता है, अभ्यास। अभी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसके अभ्यास में लगे रहेंगे, यहाँ क्लासेस लीजिए, घर पे पढ़िए, पढ़ते रहिए, तो ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी और ये चीजें आपको बार बार भूलनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर हमने इसी प्रयास को बंद कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, तो वो चीजें क्या होती है, हमारे दिमाग से धुंधली होने लगती हैं। और जैसे कोई म्यूजिशियन ही है, या किसी कार्य को अगर हम करते करते बीच में छोड़ दें, तो वो कार्य क्या होने लगता है, भूल जाता है हमें। वो होता है हमारा अनुप्रयोग का नियम। थर्ड, अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। किसी कार्य को करने से हमें कितना संतोष मिलता है, डिजायरेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी कार्य को करने से हमें प्लेजर और रिवॉर्ड मिलता है, तो वो कार्य हम बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। बजाय कि अगर किसी कार्य को करने से हमें असंतोष मिले, उसे प्राप्त करने से हमें दुख हो, तो वो चीजें हम क्या चाहेंगे, भूल जाना चाहेंगे, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, है ना? तो यही बात लॉ ऑफ इफेक्ट करता है। अगर बिल्ली को प्रयास क्यों करती है, क्योंकि उसको उस करने के बाद उसे भोजन मिलता है जो उसको सेटिस्फाई करती है, तो वो इसलिए बार बार जाती है, प्रयास करती है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में भी जो चीजें क्षेत्र में हम करते हैं, दंड और पनिशमेंट। बेस्ट बुक आपकी पेडागोजी की? रमनदीप जी, पंजाबी चैनल पे भी करा दो। हाँ हाँ, बताऊंगी मैं बुक। एक्चुअली क्या है, मैंने कभी पेडागोजी के लिए स्पेशल बुक नहीं यूज करी है। जो मैंने पढ़ा है सीडीपी से ही पढ़ा है, और सीडीपी के बेसिस पे ही मैं आपको बताती हूँ कि जो पेडागोजी आपका क्या है, शिक्षण शास्त्र है कि आप शिक्षा, जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप क्या करें, मैं आपको इसके लिए भी एक प्रॉपर बुक बता दूंगी, ठीक है?
इसके लिए चिंता मत करिए। इसकी 2-3 बुक्स हैं, तो मैं आपको बेस्ट नाम दे दूँगी, आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है आशुतोष जी? उसके लिए आप मत परेशान होइए कि पेडागोजी के लिए सबसे ज़रूरी पेडागोजी में क्या है, शिक्षा शास्त्र जो आपको सीखना है, ये आपके बीएड आपने अगर बीएड किया है तो बीएड की बुक में भी आपको शिक्षा शास्त्र से एक लेसन था पूरा। क्या हम जब पढ़ते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता, जब एग्ज़ाम आते हैं तब हम बिल्कुल ध्यान देते हैं कि ये चीज़ें हमने अपनी बुक्स में नहीं पढ़े हैं। तो उसमें जो आपकी एक बुक लगी होगी जो 2 क्लासेस चलते हैं, उसमें एक शिक्षा शास्त्र की बुक चलती थी। मेरे पास थी, हिंदी की है और मैं आपको भी बता दूँगी, ठीक है? शिक्षा शास्त्र क्या है, आपको शिक्षा में क्या कैसे यूज़ करना है। आप पर्टिकुलर एक बुक से उसको लर्न नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपको बुक बता दूँगी। पेडागोजी सेक्शन वो है कि आप शिक्षक बनने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, आपको अपने जो लर्नर है, जो आपका लर्नर उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, ये होता है शिक्षा शास्त्र। तो जैसे-जैसे आप पेडागोजी करते जाएँगे ना, ये जो थ्योरीज़ ये सब दी गई है, क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई है कि आपको टीचिंग टेक्निक सिखाना कि आप एक शिक्षक बनोगे तो आप कैसे उसको यूज़ करोगे, कैसे अपने बच्चों पे करोगे। जैसे मैंने लॉ ऑफ इफेक्ट बताया, अगर इसको हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो क्या होगा? लॉ और इफेक्ट यानी पनिशमेंट और रिवॉर्ड। जब हम किसी बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड बोलते हैं, तो बच्चा उस चीज़ों में खुश होता है और उस कार्य को और अच्छे से करता है। अगर बजाय हम किसी कार्य को उसे डाँटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो वो उस कार्य को क्या करेगा? अच्छे से नहीं करे, यानी उसका जो प्रभाव उसको उस कार्य करने से उसको बैड फीलिंग हुई, अच्छी फीलिंग नहीं हुई। तो ये हो गया उसका शिक्षा में, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हमें देखा जाए तो हमें क्या करना है, डाँटना नहीं है, मारना नहीं है, बच्चों को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करना है ताकि वो अपने आप को हीन भावना या किसी तरह से परेशान होके क्लास में आना बंद ना करें, आपसे इतने ज़्यादा इंटरैक्ट हो कि वो आपकी क्लास लेना चाहें, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो रिवॉर्ड हमें क्या करता है, किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, हम उस कार्य को करते हैं, बजाय अगर हमें दंड मिलता है तो हम किसी कार्य को छोड़ना पसंद करते हैं, उस कार्य को करना कम पसंद करते हैं, है ना? तो अगर हम कहें कि अगर हम किसी के अंदर इसको करें तो अच्छी आदतों का निर्माण हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि बच्चों में अगर देखें तो हम उनकी कुछ बैड हैबिट्स है उसकी जगह पे अगर हम उन्हें पनिशमेंट दें या कुछ ऐसा करें तो वो क्या करना है, खराब आदतों को ना सीख जाएँगे और अच्छी आदतों को डेवलप कर लेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा घर में कोई वस्तु को तोड़ देता है और हम उससे पूछते हैं और उसने सही-सही बता दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप उसको थोड़ा-सा बता देंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए और उसको सच बोलने के लिए एप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सही बोलने का जो कॉन्सेप्ट होगा, सत्य बोलेगा वो। थैंक यू नीतू जी। तो वो किसी चीज़ को अच्छे से सीखेगा, अच्छे से मतलब वो सच बोलने की जो उसके अंदर लॉयल्टी आएगी, वो उसके अंदर डेवलप होगा, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा और वो समझ जाएगा कि ऐसी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, हमें अपने घर के सामान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर हम वहीं पर उस बच्चे को डाँट देते, इस चीज़ के लिए बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट कर देते, तो उसके ऊपर वो बैड इफ़ेक्ट डालता। इसीलिए शिक्षक को भी क्या करना चाहिए, सदैव अपने जो क्लास में बच्चे हैं उनके साथ बर्ताव अच्छा करना चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उसका कारण पता करो, उस कारण को पता करने के बाद उसका सॉल्यूशन करो, हर चीज़ों को अच्छी तरीके से देखो। ये हमारे क्लासरूम में होता है जो हम पेडागोजी सेक्शन में पढ़ते हैं। क्या आशुतोष जी, अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो कि यही हमारी पेडागोजी है कि हम अपने इन नियम्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एक शिक्षक बने तो उस चीज़ को समझ सके कि हमें इसको अप्लाई कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है? चलिए, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे। इन्होंने जो गौड़ नियम दिए थे, ठीक है ना, सेकेंडरी लॉज जो दिए थे, बहु अनुक्रिया के नियम, यानी जब कोई उद्दीपक हमारे सामने होता है, हम उसके प्रति क्रिया करते हैं, तो उसके सही लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, यानी उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हम कई सारे प्रयास करते हैं। तो उस प्रयास को ही इन्होंने बहु अनुक्रिया कहा। जैसे बिल्ली ने अपने टारगेट को अपने उस भोजन को पाने के लिए पहले बहुत सारी अनुक्रियाएं की ताकि वो उस भोजन तक पहुंच सके, यानी बहुत सारे प्रयास किए। इसी को कहा गया कि बहु अनुक्रिया नियम। ठीक है,
यानी कि किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो कई तरह की थॉट सोचता है, कई तरह की क्रियाएं करता है। तो ये हमारा हो गया कि किसी भी टारगेट पे पहुंचने के लिए उससे पहले जो हमने क्रियाएं करी, तो वो एक नहीं करी, बहुत सारी करी, तब जाके हमने ये टारगेट पाया। वो हमारा होता है बहुआनिक क्रिया का नियम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मनोवृत्ति का नियम। ठीक है ना, एटीट्यूड। ये एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी किसी चीज के प्रति जो हमारी रुचि है, जो हमारी सोच है कि पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम क्लास में आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर ये पॉजिटिव होना चाहिए कि ये क्लास में हम ये सीख लिया तो मुझे ये एग्जाम में फायदा ही कराएगा। ये हमारा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि किसी भी विषय, किसी भी चीज को सीखने के लिए जो हमारे अंदर रुचि है, जो हमारी मनोवृत्ति है, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर किसी कार्य को करने से पहले ही हम हार मान जाए कि नहीं, ये मुझसे तो होने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा कि वो क्रिया हमसे बनेगी ही नहीं, वो हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी आप सब सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले आप कहेंगे नहीं, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मैं करूंगा। तो ये क्या आपके अंदर पॉजिटिव वेव ला रही है, किसी भी चीज को, काम को मोटिवेट करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए उत्सुक बना रही है कि नहीं, आप ये अच्छा कर सकते हैं। पहले ही अगर आप हार मान ले कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो क्रिया हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम अच्छे नंबर, पहले से हम होपलेस हो गए किसी चीज को करने से पहले, तो वो हम अच्छा नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। जब कोई बहुत बड़ा कार्य होता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या उस कार्य को एक साथ कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चों को स्पेशली जब बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी कविता याद करानी हो या कुछ ऐसे वर्क या स्पेलिंग याद करानी हो, बड़े हो, तो हम क्या करते हैं? उन्हें तोड़ के याद करानी, यानी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट के करना ही आंशिक क्रिया करता है। जब हम इस क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांट के करने लगते हैं तो वो क्रियाएं इजीली होने लगती हैं, बहुत अच्छे से होने लगती हैं। छोटे बच्चे जब पोयम याद करते हैं तो काफी वो लंबे पोयम होते हैं, लेकिन जब उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में याद करा देते हैं, या बहुत बड़ी स्पेलिंग याद करानी होती है, जनरली मैं अभी अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ, बहुत बड़ी स्पेलिंग्स होती है तो उसे तोड़ के याद करना सिखाती हूँ कि तोड़ के याद करो, तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है। फिर सादृश्यता का नियम, यानी कि हमारा जो पूर्व अनुभव है उसको नए अनुभव के साथ जोड़ देना, इसे हम एसिमिलाइजेशन भी कह सकते हैं। आत्मसात्मीकरण नियम, यानी कि जो हमारा पूर्व अनुभव है उसको नए अनुभव से जोड़कर कार्य को सीखना, ये हमारा होता है सादृश्यता का नियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सहचार्य परिवर्त्य का नियम। ठीक है। जब किसी उत्तेजना के प्रति कोई अनुक्रिया होती है, यानी कोई क्रिया हमने कर ली, वैसे ही अगर कोई दूसरी स्थिति आई और उस स्थिति में भी वैसे ही क्रिया होने से स्वाभाविक है हमारी क्रिया उसके प्रति भी वैसी होने लगे, उस उद्दीपक के प्रति भी वैसी होने लगे। यानी एक उद्दीपक के प्रति हमने जो कार्य किया, अगर भविष्य में दूसरा उद्दीपक उसी के समान हो, तो ये बहुत ज्यादा संभवता रिलेट करता है कि हम उस उद्दीपक के समान भी उसी तरह की क्रिया करेंगे जैसा हमने पहले उद्दीपक के प्रति किया था। जैसे हम क्या है कि वर्णमाला जब हम सिखाते हैं बच्चों को कि अ से अनार सिखा दिया तो बच्चों ने अ सीख लिया, फिर बाद में जब उन्होंने ये सीख लिया तो अ अक्षर से दिखने से जो भी वो अ अक्षर समझ जाएंगे, अ से अनार को दिखाते हुए समझ जाएंगे ये तो अ का उच्चारण है, यानी उसने उस उद्दीपक के प्रति भी वही रिस्पॉन्स किया जो उन्हें अ से अनार के प्रति सिखाया गया था। ठीक है। तो वो अ अक्षर को क्या करते हैं? अनार से पहचानने लगते हैं। इस तरह वो अनार को दिखाते ही कहेंगे ये है ना? तो उन्होंने क्या किया? उस चीज को जो हमने अल्फाबेट सिखाया था वो हमने किससे जोड़ दिया? अनार से जोड़ दिया, तो वो उन चीजों को बहुत जल्दी से सीख गया। ये हमारा होता है सचार्यात्मक नियम। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात आप सबको? अगर क्लियर हो तो एक बार आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सब लोग बताते जाइए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया बात? यहाँ तक का टॉपिक आप लोग को पूरा समझ में आ गया? एक बार आप लोग बताते जाइए, है ना? फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या है।
मतलब अब एजुकेशन में इसका यूज कैसे हुआ, जो कि थॉर्नडाइक जी का जो ये सिद्धांत था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहें कि ये इस में जाके शिक्षा बनता है। तो बेसिकली जब छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं, मैथ्स कराते हैं, ये सब कराते हैं, इसमें अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें कि हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमें किस पे ध्यान देना है कि अभ्यास पे। अगर बच्चा अभ्यास जितना जिस चीज को करेगा, वो क्या होगा, जल्दी सीखेगा, और जो उसके जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, स्थायी बनेगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने बात किया, जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द चाइल्ड नोज द गोल बट ही डज नॉट नो द वे और द राइट वे टू रीच देयर। मतलब बच्चा जब कुछ अपना टारगेट, जो उसका उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए जाता है, तो उसे पहले ये नहीं पता होता है कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। वो चीजों को ढूंढना प्रयास करता है। ठीक है ना, यानी वो लर्निंग बाय डूइंग करता है। जो इन्होंने सिद्धांत का मेन जो था, इन्होंने क्या बोला कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके सीखेगा, और जो चीज करके सीखी जाती है वो काफी लंबे समय तक हमें याद होती है। तो वही चीज इन्होंने कहा कि वो कई तरह के प्रयास करेगा, उन चीजों को ढूंढेगा, अपने क्या होगा, वेरियस एफर्ट डालेगा, ही फाइंड टू द राइट वे टू अचीव द गोल। वो सही रास्ता ढूंढेगा अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, जो विच डेवलप क्वालिटी एंड सेल्फ रिलायनेशन एंड कॉन्फिडेंस इन हिम। वो उनके अंदर क्या डेवलप करेगा कि उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर को वो डेवलप करेगा। यानी जो चीजें वो खुद करके सीखेगा, उससे अंदर उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हम ये चीजें कर सकते हैं, और जो उससे उनको संतुष्टि प्राप्त होगी, वो वैसे ही उनके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। यानी वो कार्य को करने पे जितना उसे पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उस कार्य को वो ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। दूसरा कि वो खुद कार्य को करना सीखेगा, तो ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। जैसा कि आप सभी ने सुना, जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, वो एजुकेशन सबसे अच्छी एजुकेशन मानी जाती है। तो विच प्रिपेयर द चाइल्ड टू फाइट द प्रॉब्लम इन फ्यूचर लाइफ। ये हमें क्या करेगा, हमें भविष्य की समस्याओं से बच्चे को हेल्प करेगा अपनी समस्या सॉल्व करने में। ठीक है। फिर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग द प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, लगातार प्रयास करते हैं। स्टूडेंट विथ लो इंटेलिजेंस, जो कम बुद्धि वाले या पिछड़े बालक कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बार बार प्रयास करने से अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। मतलब उनको हम ज्यादा किसी विषय में प्रयास कराएं, तो वो चीजों को अच्छी तरीके से सीख लेंगे, और जो उनकी त्रुटियां होंगी वो कम होने लगेंगी। यानी आपके कक्षा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो हर किसी को हम एक समान ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जो फास्ट लर्नर है, वो तो आपके एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, या थोड़े से प्रयास में किसी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। लेकिन जो स्लो लर्नर है, या थोड़े से मेंटली वीक हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस या जितना ज्यादा अभ्यास कराते हैं, वो चीजों को थोड़ी सी इजीली सीख लेते हैं, और जो उनकी एरर होती है वो कम होने लगती है। तो ये हमारा बेसिकली जो है ना, ये शिक्षा में इनके इस थ्योरी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा वैल्यू हुई। और फोर्थ बात करते हैं कि थ्रू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक द सेंस सक्सेस इन फेलियर। यानी कि वो क्या होता है, आशावादी बनता है बच्चा, यानी असफलता को सफलता के रूप में देता है। यानी एक प्रयास में उसे कभी असफलता मिली, तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी प्रयास करना छोड़ दे। वो उसके अंदर एक पॉजिटिव वो लाएगा कि नहीं, हम ये चीज कर सकते हैं, इसके लिए वो बार बार प्रयास करेगा। ठीक है। और ये तो निरंतरता पे जोर देता ही है, क्योंकि हम किसी कार्य को जितनी ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, वो कार्य हम उतनी जल्दी सीखेंगे, और उसमें हमारा जो संतुष्टि लेवल होगा, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, वो भी अच्छा होगा। ठीक है। फिर इस सिद्धांत के आधार पे साफ है कि बच्चों को प्रैक्टिस से ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए। यानी ये तो सही बात है कि जितना हम ज्यादा अभ्यास करेंगे, और बच्चों से जितना अभ्यास करवाएंगे, वो चीजों के लिए वो इंटरेक्ट भी होंगे, खुद करना भी सीखेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। हर तरीके से बच्चा अगर एक्टिव है, तो वो सीखेगा ही, हर चीजों को ज्यादा अच्छा करना सीखेगा, ज्यादा अच्छा करेगा ही। तो यहाँ पे जो इन्होंने इनकी थ्योरी का जो मेन था, वो क्या था, लर्निंग बाय डूइंग। जो कि अगर हम कहें एजुकेशन में, तो सबसे अच्छा यूज यही है कि लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को जितना ज्यादा करना, खुद से करना, अभ्यास करने का मौका देंगे, उतनी ही ज्यादा वो अच्छी तरीके से सीखेगा।
और ऐसे में आप लोगों के ऊपर ही ऐसे हम कह सकते हैं कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो उन सब उस चीजों से करने से हमारा जो प्रैक्टिस होगा, जो हमने पढ़ा है, वो चीजें हमारी रिवाइज भी होती जाएंगी, और जो हमें नहीं समझ में आ रहा वो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीजों को हम उतनी इजीली और अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है ना? सीखने पे जोर देता है, हमें करके सीखने में, यानी लर्न बाय डूइंग पे ज्यादा जोर देता है, जो कि सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है। फिर इस सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि बच्चों के शिक्षण के लिए उनके व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उनके हैं, उनका ध्यान रखते हुए बच्चों को प्रयास कराते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि हमारे क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं, उनके जो व्यक्तिगत मतभेद है, या व्यक्तिगत भिन्नता है, उसको ध्यान में रख के हमें आगे एजुकेशन को देना है। ठीक है। इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि व्यर्थ के प्रयासों पे जोर दिया गया। वैज्ञानिकों ने माना कि इन्होंने जो सीखने में किया, कि मतलब कोई एक चीज सीखने के लिए वो कई तरह की क्रियाएं कर रहा है, जिससे टाइम वेस्टेज हो रहा है और बहुत ज्यादा व्यर्थ के प्रयास हो रहे हैं। फिर दूसरा इन्होंने दिया कि वर्णनात्मक, यानी कि डिस्क्रिप्टिव। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता, यानी कि बस ये प्रयास पे दिया, कोई एक समस्या दे दिया गया, उस पे बच्चे ने हल कर लिया, ठीक है, यही होता है। या केवल सीखने का विवरण प्रस्तुत करता है कि आप किस तरह सीख रहे हो, समस्या का हल नहीं मिल रहा है। ठीक है। कि वे किसी काम को कैसे करना सीखते हैं, लेकिन क्यों सीखते हैं इसके बारे में नहीं बतलाता है। मतलब किसी कार्य को तो सीख लिया, पर क्यों करना सीखा ये नहीं बताया गया। तो इस बात पे इनकी आलोचना हुई। ठीक है। मैकेनिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक मनुष्य अपनी अंतरात्मा से सोचता है, यानी कोई व्यक्ति है, वो मशीन नहीं है कि उसको हम बार बार कराएंगे तो ही वो कार्य करेगा। उसके अंदर एक दिमाग है, जिससे वो सोच कर अंतरसूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में पढ़ेंगे, कि मतलब बच्चे, जो व्यक्ति है, वो अपने दिमाग का, इंटेलिजेंस का भी यूज करेगा, और वो अपने इंटेलिजेंस के आधार पे भी किसी कार्य को कर लेगा। ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत रटने पे जोर देता है, यानी कि जो कि सबसे बेकार आपको मानी जाती है, कि रटत विद्या चलत नहीं, यानी उन्होंने कहा कि बार बार बच्चे को याद कराओ तो वो हो जाएगा। तो इस बात पर जो हमारे शिक्षाविद थे और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पे इनको क्रिटिसाइज किया कि ये रटने पे जोर देता है। ठीक है ना? और भविष्य में जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ हद तक उन्होंने सही भी कहा, लेकिन उन्होंने अभ्यास की बात करी, कि हम किसी कार्य को, हम जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम अभ्यास कराते हैं। अभ्यास पे उन्होंने जोड़ा कि हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे वो चीजों को सीखेंगे। बट इनका इस पे क्रिटिसाइज किया कि मतलब एक ही कार्य को बार बार किया जाएगा तो वो रटने के बराबर हो जाएगा, यानी रटने की चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज, आप लोग को यहाँ तक के टॉपिक में कोई समझने में दिक्कत हुई हो। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, और कोई चीज ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं बता दूंगी आपको। तो मैं वेट कर रही हूँ आपका। एक बार आप लोग कंफर्म करते जाइए कि यहाँ तक। ओके ओके, थैंक यू, आप लोग को समझ में आ गया। साहिन, आशुतोष जी। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है। तो आज आपके लिए एक मोटिवेशन मैं डालती हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया आप लोग के लिए नया। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट व्हाट यू डू टुमारो। ठीक है ना? कि आपका फ्यूचर, भविष्य, उस पे निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि आप कल क्या करोगे। ठीक है ना? तो ये आप लोगों के लिए है कि आज जो करोगे उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, ना कि आप पहले से सोच कर बैठे रहो कि मैं कल ये कर लूंगा, वो कर लूंगा तो होगा। तो जिस चीज की आप प्रयास कर रहे हैं, वो आज से, अभी से, रोज, हर डे, एवरी डे शुरू करिए, ताकि आप जिस कार्य को लेकर चले वो आपको सक्सेस दिलाए। ठीक है ना? तो वर्क करिए,
करते रहिए, अपने प्रयास को कभी कम मत करिए, हर चीज को पॉजिटिव वे में देखिए, अपनी असफलता को भी सफलता में बदलिए, उसके पीछे की कमियों को जानिए, फिर से नए प्रयास में लगिए और अपने सक्सेस जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका एम है, उसको आप पाइए। ठीक है, और मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग लाइक भी करते जाओ। आप लोग के लाइक मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मेरी क्लास आप लोगों के लिए अच्छी है और आपको अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग जो लोग भी मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं वो अपनी क्लास मेरी क्लास को लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अभी हम व्यवहारवाद में ही आगे पढ़ेंगे, स्किनर जी को पावलॉजी को पढ़ेंगे, जो 1 बाय 1 पढ़ा रही हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई चीज छूटे नहीं। आप एग्जाम हमेशा अच्छी तरीके से तैयारी में रहें और आपका हर टॉपिक कंप्लीट हो। थैंक यू शाहीन। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मेरी यही कामना रहेगी, मनोकामना रहेगी कि आप अपने एग्जाम में सक्सेस हो, सफल हो। तो आज के लिए क्लास यहीं पे है। लास्ट में जाते जाते समय मैं बता सकती हूँ कि जो लोग अभी क्लास में मेरे नए हैं उनको कैसे ज्वाइन होना है क्लास में। ठीक है ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां से आपको जो और सब नोटिफिकेशन हो क्लास का हर चीज मिल जाए। ठीक है ना। चलिए, जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी गूगल पर सर्च किया है। तो गूगल जी को सर्च करिए, पर जितनी ज्यादा आप क्लासेस पढ़ेंगे देखेंगे चीजें को समझेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। है ना। और नोट्स के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे। तो इस नंबर पे कॉल करिए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, नंबर पे कॉल करके, जो नंबर दिया है इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर।